इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यही हम लोगों ने डायग्राम बनाया है अभी। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। सेम इसी पैटर्न पे हम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो यही है। यहाँ पे NADH टूटा, NAD+ बनाया, FADH टूटा, FAD बनाया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये H+, यहाँ पे H+ दिखा रहा है, होने पे 4H+ है। पहले वाले डायग्राम में हमने भी एक ही H+ लिया हुआ है। क्लियर? ये 4H+, ये 4H+ और ये कितना हो जाएगा 2H+। अगर शटल तुम्हारा मैलेट एस्पार्टेट का यूज हुआ है तो जब ये NADH को अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर लेकर के जाएगा तो ये NADH का NADH ही बनाएगा। क्लियर? वहीं अगर NADH को कैरी करने वाला तुम्हारा यहाँ पर शटल जो यूज किया गया है वो अगर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल यूज किया जाएगा तो ये क्या करता है, यहाँ से NADH को उठाएगा लेकिन अंदर जब लेकर के जाता है तो ये FADH को बना देता है। एक ग्लूकोज में एनर्जी कितना होता है किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से देखें तो मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ था, ये कितना हो जाएगा 686 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, और अगर इसी को हम लोग लिखेंगे किलो जूल पर मोल में, तो किलो जूल पर मोल में हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी अभी तुमको बताया था, मैंने कितना लिखा था -2900, मतलब एक ग्लूकोज से कितना 2009। लिखो मत, रुको, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेट लिखेंगे। एक्यूरेट वैल्यू इसका होता है 2870 किलो जूल पर मोल। तो ठीक है भाई, चलो तो कल वाली क्लास को कंटिन्यू किया जाए। कल हम लोग जो था ये मैं भी तुम लोगों को मैं एटीपी का फॉर्मेशन बता रहा था, ठीक है। ईटीएस हम लोग देख रहे थे। अच्छा, ईटीएस हम लोगों ने इमेज भी है, ठीक ठीक याद आ गया। वो इमेज जो है वो आखिरी में हम लोगों ने जो लिखा हुआ था उसी को हम लोग फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो फाइनल जो इमेज हम लोगों ने बनाया हुआ था वो इमेज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में पहले में जितने भी हम लोगों ने क्या बोलना चाहिए साइकिल वगैरह चलाया था उनमें से कहां कहां पे कितने एटीपी, कहां पे कितने NADH, कहां पे कितने FADH ये फॉर्म हुआ है, ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि उनके वैल्यूज अभी हम लोग आगे के एक क्या बोलना चाहिए एक तुम्हारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट रहता है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने में उसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक, चलो भाई ठीक, तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ठीक, ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा? हाँ, क्लियरली विजिबल है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ब्लर दिख रहा है लेकिन तुमको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक, कैमरे में वो क्लियर आ जाता है। चलो भाई ठीक है, तो यहां से हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। एक बार प्रोसेस फिर से घुमा दे, देखो ध्यान से। कॉम्प्लेक्सेस टोटल हो जाएगा 5, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। 5 का कोई यूज नहीं है क्योंकि वहां तक हम लोग को इलेक्ट्रॉन लेकर के जाना है नहीं। 5 का यूज जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, वो ईटीएस में वो इन्वॉल्व नहीं है, वो एनर्जी को सिंथेसाइज करने में इन्वॉल्व होता है। क्लियर? बाकी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो रहता है तुम्हारे टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस के बीच में होगा, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। पहले वाले कॉम्प्लेक्स से पहले हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे यूज करते हैं जो तुम्हारा चेन बन रहा होगा, किस चीज का? एक्सेप्टर्स का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो यहाँ पे कंपाउंड्स हम लोगों ने यूज किया हुआ है। सबसे पहले में आ जाएगा FMN, FMN से आ जाएगा FES, यहाँ पे लिखा ना, ये यहीं से चालू करो पूरा आखिरी तक। FMN से FES मतलब आयरन सल्फर, ठीक है। वहां से आ जाएगा यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन से फिर तुम्हारे इधर 3rd नंबर कॉम्प्लेक्स पे सबसे पहले में आ जाएगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद में FES बोलने का मतलब आयरन सल्फर। उसके बाद साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 के बाद बाहर निकलो सीधा साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी से फिर कॉपर ए से चला जाएगा साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 से कॉपर बी से फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन रहता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाएगा मैट्रिक्स के साइड में। क्लियर? अब ध्यान देना, पहले वाले कॉम्प्लेक्स से निकला हुआ था भाई, अब सेकंड वाले का दिमाग लगा लेना। FADH जहां पे टूटा हुआ है तो NADH जब टूटता है तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स से 4 हाइड्रोजन, तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स से 4 हाइड्रोजन और चौथे वाले कॉम्प्लेक्स से 2 हाइड्रोजन। क्लियर? अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे निकला हुआ है ये होता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन, भाई आखिरी में निकला हुआ है, इसके बाद तो और इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को आखिरी में कौन एक्सेप्ट करता है? तो ये कॉपर, गलती से भी ना मारना, बाहर में प्रेजेंट होता है O2, हाफ O2, यहां से ले लिया हम लोगों ने हाफ O2, ये गेन करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा सीधा। और क्योंकि यहां पे तुम्हारे मैट्रिक्स में H+ घूम रहा है, इन्हीं H+ में से एक H को ले लेगा ये रिएक्शन करवाने के लिए, तब जाकर के तुम्हारा जो ये O2 और ये H ये मिलकर के क्या देंगे? 2 H+ ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा फाइनली? H2O। क्लियर? और यहाँ पे जो H2O बना हुआ है तोड़ जोड़ करके बनाया गया है, और तोड़ने जोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहां से ये जो H2O फॉर्म होकर के आया हुआ है, इस H2O को या इस वाटर को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। लिख लेना यहीं पे, मेटाबॉलिक वाटर।
इतना समझ में आ चुका रहेगा। अब क्योंकि यहां पे तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट बन चुका है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के बाद ऊपर में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, नीचे में H प्लस का कंसंट्रेशन कम। इस केस में, अच्छा इसको साइड लिखना पड़ेगा, वेट 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 वेट, इधर लिखो, ये टर्मिनल इलेक्ट्रॉन, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर ऑक्सीजन। स्टेटमेंट में लिखो नीचे में कहीं पे एक लाइन में, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन जो निकल करके आएगा उसका एक्सेप्टर होता है फाइनल, आखिरी एक्सेप्टर होगा ऑक्सीजन। क्लियर इतना? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर ज्यादा हो चुका है, हाइड्रोजन मैट्रिक्स में कम हो चुका है, वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा, तो उस केस में होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जब बनता है तो फिर यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन मोटिव फोर्स यूज होगा, और उसी प्रोटॉन मोटिव फोर्स से ये जो हाइड्रोजन है एक एक हाइड्रोजन को ऊपर से नीचे लाना चालू करेंगे। क्लियर? ये हाइड्रोजन जो है ये ऊपर से नीचे आएगा, ध्यान देना, ध्यान देना। जब ऊपर से नीचे 4 हाइड्रोजन आते हैं तो एक एटीपी बनता है। अगर इसको हम लोग लिखते हैं 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन आएगा, तब के केस में होगा क्या? यहां से एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये क्या बनाएगा? एक एटीपी बनाएगा। आया समझ में? 4 हाइड्रोजन जब उतरेंगे, 4 हाइड्रोजन से एक एटीपी बनता है, ये दिमाग में अभी बिठाओ। एक्यूरेट नहीं है ना, अभी चेंज करेंगे इसको, अभी तो फिलहाल यही लिखो। 4 हाइड्रोजन जब आएंगे तब जाकर के इसमें से एक एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? क्लियर? बस इतने को पहले छापो जल्दी, फिर इसका चालू करते हम लोग अगले वाले पेज में कुछ कैलकुलेशन। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। ज्यादा एलिमेंट्स तो है नहीं, 2-3 एलिमेंट्स आज अभी नहीं बताया। ये तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो रिलीज होकर के आया हुआ है वो, और साथ ही साथ में यहाँ पे तुम्हारा H2O जो बन करके आएगा उसको बोल रहे हैं हम लोग मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। क्लियर? चिपका लिए इतना, 2 एलिमेंट्स और चिपकाने थे, हो गया। वो एटीपी बना लेना, उधर 4 हाइड्रोजन से एक एटीपी बना हुआ है। ठीक है? अब नेक्स्ट पेज, एक NADH टूटेगा तो कितना एटीपी बनेगा, एक FADH2 टूटेगा तो कितना बनेगा, अब वो लिखेंगे। लिखो एनर्जी फॉर्म ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ, पहले नंबर NADH, ध्यान देना, ध्यान देना यहीं पे। एक NADH टूट रहा है तो टोटल हाइड्रोजन कितने बन रहा है पहले वो देख लो। एक तो ये 4 हाइड्रोजन, दूसरा ये 4 हाइड्रोजन, तीसरा ये 2 हाइड्रोजन। कल बता दिए थे टोटल 10 हाइड्रोजन हुए NADH के टूटने पे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कितने? टोटल 10 H प्लस, और हमको क्या पता है 4H प्लस इज इक्वल टू 1 ATP। तो भाई 10 H प्लस है तो ये कितना हो जाएगा? 8 H प्लस में से 2 ATP और बच्चे 2 का आधा हो जाएगा वो, तो कितना आएंगे? 2.45, कितना आ जाएगा ये? सो एक NADH अगर टूटेगा तो 10 हाइड्रोजन, बोलने का मतलब किसके इक्वल हो जाएगा? 2.5 ATP, क्योंकि 4 ATP, 4 हाइड्रोजन से एक ATP बन रहा है। दूसरा बी नंबर, एक अगर FADH2 तोड़ते हैं तब के केस में कितने हाइड्रोजन थे? यहां पे ध्यान दो, 4 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये। भाई यहां से तो हाइड्रोजन निकला ही नहीं था, तो FADH के ब्रेकडाउन से कितने हाइड्रोजन बने? 4 2 6 हाइड्रोजन। तो यहां से ये क्या आ जाएगा? 6H प्लस, और 6H प्लस बोलने का मतलब 4 से 1, तो 6H प्लस से कितने बनेंगे? 1.5। कितने बनेंगे? 1.5। लेकिन एनसीईआरटी का बुक यहीं पे थोड़ा सा क्या पूरा गड़बड़ी कर देता है। ये क्या बोलेगा कि एक NADH से तुम्हारा 3 ATP का एनर्जी बना हुआ है, और एक FADH2 से तुम्हारा 2 ATP का एनर्जी बना हुआ है। अब ये जो वैल्यू यहां पे लिया हुआ है, ये भाई
बहुत पुराने बुक से, बहुत ही पुराने बुक से, इसको चेंज ही नहीं किया है अभी तक। क्लियर? तो बुक में तुम्हारा 3 एटीपी और 2 एटीपी बकायदा मेंशन किया हुआ है, जबकि एक्चुअली में कितना कितना होता है, 2.5 एटीपी और 1.5 एटीपी का एनर्जी बनता है, लेकिन बुक में तुम्हारा 3 और 2 लिखा हुआ है, तुमको भी 3 और 2 लेकर चलना पड़ेगा। अब मैं तुमको बताऊंगा कि ये जो 3 और 2 का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ये कहां से आया हुआ है। पहले ये पूरा डिटेल में लिखो, ये डिटेल में लिखो पूरा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी, पता नहीं कौन से ब्रह्मांड का ये बुक है, एक बार में सुधार होता ही नहीं है इस पे। बैच बाय बैच सुधार किया जाता है, बैच बाय बैच। मतलब सुधार भी अगर सोचोगे तो बच्चे लोग के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है वो अभी तुमको पता चलेगा। भाई ये इसी बुक के भरोसे में बैठे हुए हो कि नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ऐसे ऐसे टाइप के ब्लंडर होंगे इस पे, तो सोच लो 3 क्वेश्चन ब्लंडर से ही पूछ दिया गया तो फिर तो पंचर हो गया तुम। भाई हम पढ़ाने वाले को भी आंसर उसका एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि क्या लेने वाले, क्योंकि एक्यूरेट ये होगा डेटा और फॉल्स डेटा ये है, फॉल्स डेटा ही है, ये गलत ही है, सिंपल। क्लियर? लिखो, इतने को लिखो, फिर इसका ब्लंडर हम लोग क्लियर करें। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। बस ये दिमाग में बिठा कर रखना, एक NaDH से 3 एटीपी, इसको रट्टा मारो। वो कॉन्सेप्ट वॉइस हमारे हिसाब से इतना आना चाहिए, हमारे हिसाब से क्या एक्चुअली में इतना आना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ब्रह्मांड के दूसरे कोने से अपना कंटेंट्स लेकर के आता है, तो उसके हिसाब से NaDH में 3 और FADH2 में 2 एटीपी तोड़ना है, मतलब इतना एनर्जी बनेगा। क्लियर? क्लियर? लिख लिए क्या? अब ध्यान दो, ये डायग्राम समझ में आ चुका रहेगा। अब मैं तुमको एनसीईआरटी का एग्जाम, सॉरी एनसीईआरटी का मैं डायग्राम दिखाता हूं, ध्यान देना। चलो, ये तो था तुम्हारा भाई क्रेब्स साइकिल, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था, ये क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। इसे इसे डिटेल में ज्यादा हम लोग लिखे हुए, इसको मारो गोली। क्लियर? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यही हम लोगों ने डायग्राम बनाया है अभी। क्लियर? ये हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 1, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 2, ये कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। सेम इसी पैटर्न पे हम लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है वो यही है। यहाँ पे NaDH टूटा, NAD प्लस बनाया, FADH2 टूटा, FAD बनाया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये H प्लस, यहाँ पे सिर्फ H प्लस दिखा रहा है, होने को ये 4 H प्लस है। पहले वाले डायग्राम में हमने भी एक ही H प्लस लिया हुआ। क्लियर? ये 4 H प्लस, ये 4 H प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 H प्लस। बाकी सारे मैकेनिज्म से, इसमें तुम्हारे एंजाइम्स वगैरह नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? मतलब बीच में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रहते हैं वो नहीं लिखा हुआ, हमने लिखा हुआ था अपने डायग्राम में। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा, एक बार इसको ऑब्जर्व कर लो, यही डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ था पहले। नेक्स्ट, ये है तुम्हारे बुक का डायग्राम, जिसको जिसको यहाँ पे स्क्रीन में डायग्राम क्लियर दिख रहा है वो स्क्रीन में देखो, और जिसको नहीं दिख रहा होगा सामने में बुक रखो। अब ये तुम्हारे अपडेटेड बुक का नया डायग्राम, ध्यान देना क्या क्या चेंजेस हमारे डायग्राम और इस वाले डायग्राम में मैं तुमको पहले बता दूं। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स 3 को 3rd नंबर पे लिखा हुआ था, इसने कॉम्प्लेक्स 3 को पहले लिखा है, कॉम्प्लेक्स 2 को बाद में लिखा है। ये देखो, हमने डायग्राम ऐसे बनाया, ऐसे, इसको ऐसे पलट दो, लैंडस्केप मोड पे आ जाएगा। मैंने तुमको कल बोला था मैं लैंडस्केप मोड पे बना रहा हूं, अगर तुम्हारे कॉपी में स्पेस ऐसा है तो बुक के हिसाब से तुम ऐसा बना सकते हो। और फिर मैंने बोला था कि ऐसे ना बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाओ तो समझ जाओगे। तो इसको इग्नोर किए थे हम लोगों ने कल और हॉरिजॉन्टल बनाए थे। क्लियर? सेम देखो, कॉम्प्लेक्स 1 NaDH डिहाइड्रोजिनेज लिखा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले में FMN है फिर FES है, FMN FES हम लोगों ने भी लिया हुआ था, वहां से इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे किसके पास जाएगा, यूबी क्विनॉन के पास। यूबी क्विनॉन फिर इसको क्या करेगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स 3 को ले जाकर के देगा, तो कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी, FES, साइटोक्रोम C1 ले लिए। साइटोक्रोम C1 किसको इलेक्ट्रॉन देगा, साइटोक्रोम C को। ये साइटोक्रोम C इसको लेकर के आएगा किसके पास, यहाँ पे देखो लिखा हुआ रहेगा कॉपर A, साइटोक्रोम C, सॉरी A3 और कॉपर B, यहां तक गया। फिर यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको ये गेन करेगा, गेन करने के बाद ये देख लो 2H प्लस से ये रिएक्ट किया और यहाँ पे बनाया हुआ ये H2O। कंप्लीट, कंप्लीट, खत्म। ये नेक्स्ट, मैंने तुमको FADH की जगह पे बोला था कि बुक में लिखा हुआ है सक्सिनेट और फ्यूमेरेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सक्सिनेट और फ्यूमेरेट लिखा हुआ है। और हम लोगों ने अभी पिछले वाले डायग्राम में भी देखा था कि यहाँ पे FADH2 और FADH2 से FAD बन रहा है, तो दोनों में से कुछ भी लिखो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा एंजाइम यूज होता है ये होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होगा, सक्सिनेट
डिहाइड्रोजिनेस। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस दोनों काम करता है, तो FADH2 को FAD में भी कन्वर्ट करेगा और साथ ही साथ सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है, दोनों ही काम करेगा। क्लियर क्लियर। तो यहां पे इसी वजह से एनसीईआरटी में इसको सक्सिनेट और फ्यूमेरेट लिया हुआ है। इतना आ गया होगा समझ में। अब ध्यान दो, अपडेटेड बुक में यहां से कितने हाइड्रोजन निकाला? 4। यहां से कितने हाइड्रोजन निकाला? 4। और यहां से कितने हाइड्रोजन निकाला है? 2। सेम वैसे जितना हम लोगों ने भी निकाला हुआ था। अब आगे देखो, इस वाले डायग्राम के हिसाब से कितने हाइड्रोजन प्लस मतलब कितने H प्लस से एक एटीपी बनाया है? 4 दिख रहा होगा। ये अपडेटेड बुक में है, पुराने बुक में इसको 2 लिखा था, 2H प्लस। अभी दिखाऊंगा इमेज तुमको। ये 4H प्लस हो गया, तो 4H प्लस से एक एटीपी बनाया, ये तो बुक में ही लिखा हुआ है। लिखा, और हम लोगों ने यहां पे देखा कि एक NADH से कितने हाइड्रोजन? 2, 4, 4, 8 और 2, 10, 10 हाइड्रोजन। अब भाई 10 हाइड्रोजन है एक NADH टूटने पे, तो जाहिर सी बात है कि एक NADH से कितना एटीपी का रिलीज होगा एनर्जी? 2.5। कैलकुलेट कर लेना उसको, 2.5। और FADH से सेम वैसे कितना? 1.5, क्योंकि 4 हाइड्रोजन से कितना बन रहा है? एक एटीपी बन रहा है। अब ध्यान देना यहीं पे आगे, इसको मारो गोली, ये तो पढ़ेंगे आगे में ये दोनों ने। अब ये तुम्हारे बुक का स्क्रीन मतलब कि उसका कटआउट है, उसी का कटआउट है, ठीक है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है पहले देखो, ये दिया हुआ है तुम्हारा ETS साइकिल। इसके बाजू में आओगे, रेड पेन से टिक मारना। मैं बार बार बोलो, जहां पे मिस्टेक है एनसीईआरटी में, रेड पेन रखो सामने में, रेड पेन से ही उसको टिक मारोगे, ताकि गलत है तो गलत है, तुमको भी पता चले भाई, भले एग्जाम में उसी को ठोक के आओ। क्लियर, लेकिन गलती तुमको पता रहना चाहिए। आगे देखो, ये वाले पेज को निकालोगे तो यहां पे कहां गया? ये वाले लाइन में लिखा है ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, टिक मारो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, कहां गया? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मतलब एक NADH से कितना तोड़ रहा है ये? 3 ATP। हम लोग कितना तोड़े हैं? एक्चुअली में कितना टूटेगा? 2.5। उसके बाद फिर बोल रहा है कि FADH2 प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, जबकि FADH2 से कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 1.5 लिखा है यहां पे, एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, मारो, अंडरलाइन मारो इसको। आगे देखो, यही है तुम्हारा अपडेटेड बुक। अपडेटेड बुक में क्या किया है? ये 4 हाइड्रोजन को तोड़ करके एक ATP बनाया हुआ है। मैं तुमको पुराना बुक का दिखा रहा हूं डेटा, देखो इधर, ये मतलब 2023 वाले बुक में, जो जिसके पास अभी भी पुराना बुक होगा उसके में ये 2H प्लस ही दिखेगा। क्लियर, उसके में अभी भी ये 2H प्लस ही दिखेगा, 2H प्लस से एक ATP बना रहा होगा। जबकि अपडेटेड बुक में ये 2H को सुधार करके कितना किया? 4H प्लस, जो कि एक्यूरेट है। इतना समझ में आ चुका रहेगा। अब पुराने वाले बुक में, जो बहुत पुराने वाला बुक था, उसमें तुम्हारा ये देखो ETS का जो दिया हुआ है, ध्यान देना, दिख रहा है क्या? हाँ, क्लियरली विजिबल है। इसके बहुत पुराने वाले बुक के हिसाब से पहले वाले कॉम्प्लेक्स से कितने हाइड्रोजन निकले? 2। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स से, सॉरी, तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स से कितने हाइड्रोजन निकले? 2। तीसरे वाले से कितने निकले हैं? 2। अब यहीं पे समझो, यहीं पे मैं इसको क्लियर करता हूं, तुमको ध्यान देना। अगर हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, ओल्ड बहुत पुराने, तो एक NADH से, 1 NADH से कितने हाइड्रोजन प्लस? 2, 2, 4 और 2, 6, 6H प्लस। और पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से ही 2H प्लस से कितना ATP बन रहा है? एक ATP बन रहा है। क्लियर। तो अब ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो तुम्हारा एक NADH से कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ? 3 ATP का। अब समझ में आया ये 3 ATP कहां से लाया है? बहुत पुराने बुक से। भाई जब चेंज कर रहा होता तो पूरा ही चेंज कर देता। अब मैं तुमको इसका जो सुधार किया हुआ उसका भी मैं तुमको ऑर्डर बता रहा हूं, परेशान हो जाओगे एनसीईआरटी के चक्कर में। सबसे पहले जब सुधारा था तो ये हाइड्रोजन के नंबर को सुधारा, इसको 4, इसको 4, इसको 2 किया, करेक्ट किया पहला चीज। जब दूसरे बार में, दूसरे फेज में, जब दूसरे बुक में सुधार किया था, मतलब 2023-24 में, तो फिर तुम्हारा वो जो एटीपी दिखाया था, 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन वाला कंडीशन, पहले 2 हाइड्रोजन लिया हुआ था, उसको नहीं सुधारा था, सिर्फ इसी को सुधारा था, ठीक है। फिर सेकेंड फेज में 2 एटीपी को सुधारा है। अब भाई तीसरे फेज में जो 3 एटीपी और 2 एटीपी लिखा हुआ है उसको सुधारेगा। मतलब एक छोटे से चेंज के लिए 3 अलग अलग सेशन में जो बुक में सुधार किए गए हैं उसका यहाँ पे हुआ है भाई रिजल्ट।
आ रहा समझ में? तो ऐसे खेल खेलता है एनसीईआरटी, परेशान हो जाओगे। अभी तो शुरुआत है, अभी आ रहा है आगे के और चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हालांकि उधर बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा जो तुम्हारा क्या बोलना चाहिए गलत डेटा है वो प्लांट के केस में ही देखने के लिए मिलता है, या तो प्लांट फिजियोलॉजी में या फिर प्लांट के एनाटॉमी में, मतलब पिछले वाले चैप्टर्स में, ठीक है। ह्यूमन में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, तो तुमको समझ में आ चुका रहेगा। अब भाई जाहिर सी बात है, अब एफएडीएच टूटेगा तो दो हाइड्रोजन यहां से, दो हाइड्रोजन यहां से, तो फॉर 1 FADH2 क्या आ जाएगा यहां से 4H+, और दो एटीपी, दो हाइड्रोजन से एक एटीपी बना हुआ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 ATP का एनर्जी। तो एनर्जी जो रिलीज हुआ है ये अभी भी पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से लिया हुआ है, जबकि नए वाले एनसीईआरटी में सारे सुधार चुका है, मोस्टली चीजें यहां पे सुधार चुका है, बस एक चीज नहीं सुधारा हुआ है 3 ATP और 2 ATP, जबकि इसको कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.5 ATP, और ये कितना होना चाहिए 1.5 ATP, लेकिन अभी तक नहीं सुधारा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि तुमको अगर एग्जाम्पल वैल्यू लिखना रहा तो अब तुम्हारे किस्मत की बात है भाई, तुम लोग अभी 11th में हो, तुमको नीट दिलाना 1 साल के बाद, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब बुक चेंज करे तो तीसरे फेज के चेंज में ये बचे कुछ पार्ट को सुधारे, ठीक है, क्लियर। बट अभी के लिए नहीं सुधारा हुआ है, तो तुमको दिमाग में बिठाना है कि एक NADH से कितना ATP 3 ATP, और एक FADH2 से कितना ATP 2 ATP। तो ब्लंडर समझ में आ गया कहां पे है और सुधारना किस चीज को है, और ये जो वैल्यू लिया हुआ है किस बेसिस पे लिया हुआ है, क्लियर हो चुका रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये लिख लो, ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन करके आता है, क्लियर। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बन करके आता है, और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक NADH से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP का एनर्जी बनेगा। इसी बेसिस पे हम लोग का एक ग्लूकोज टूट रहा है, मतलब कि ये जो प्रोसेस हम लोग किए हुए हैं, यहां से 38 या फिर 36 ATP का एनर्जी दिखेगा। अदरवाइज अगर इस वाले पैटर्न पे, जो एक्यूरेट पैटर्न है, इस पे जाओगे तो 32 से लेकर के 36 ATP का एनर्जी देखने के लिए मिलता है ये, बट ये अभी हम लोग को नहीं लेना, हमारे काम का बस ये है, क्लियर, क्लियर। चलो ये डेटा जल्दी से लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसको समझ में ना आया हुआ रहे, कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो, जल्दी से चैट पे बताओ तो मैं रिपीट करूंगा, अदरवाइज यहां से आगे बढ़ेंगे। भाई इतना ही था, इस पे ज्यादा कुछ डिटेल बात करने के लिए है ही नहीं। जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हुआ तो भी बहुत बढ़िया, चुपचाप ये NAD और FADH2 का ATP का वैल्यू याद कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम इतने से। एक NADH से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, एनसीईआरटी के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब से 2.5 और 1.5 ATP ही बनते हैं। क्लियर, गुड, वेरी गुड, डन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग को बनाना है क्या चीज, एक ग्लूकोज के टूटने पे टोटल कितने एनर्जी बने हुए हैं। यहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ 38 ATP, और 38 ATP कैसे आते हैं ये ध्यान समझो, ध्यान से समझो। पहले तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट बनाओ, मतलब टेबल बनाओ। देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ATP from one molecule of glucose, ठीक, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब टूटेगा तो इसमें टोटल एनर्जी हम लोग को कितना मिलेगा ये देखना है। सबसे पहले तो पाथवे, टोटल कितने पाथवे देखे थे हम लोगों ने, 3। कौन कौन से, जहां पे तुम्हारे ये बने हुए थे, सबसे पहले में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो तुम्हारे साइटोप्लाज्म में हुआ था। सेकंड प्रोसेस लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन तुम्हारा मैट्रिक्स में होगा। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा यहां से ये जो देखे थे पिछले वाले में अभी, ठीक है, कौन सा था ये, क्रेब्स साइकिल देखे थे ना, यहाँ पे यही तो था क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में देखेंगे तो क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने एटीपी बने हुए हैं वो देखेंगे। इसके बाद ईटीएस तो भाई तुम्हारा मेम्ब्रेन में चला हुआ था, उसको मारो गोली। यहाँ पे थोड़ी ना कुछ फॉर्म हुआ है, यहाँ पे हम लोग जो बने हुए NADH और FADH2 था, उससे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया है, एनर्जी बनाया हुआ। एक NADH2 से 3 ATP का एनर्जी, एक FADH2 से 2 ATP का एनर्जी।
तो पहले टेबल प्रिपेयर करते हैं, चलो। रुक जाओ, लिखें कैसे इसका टेबल? साइकिल, उसके बाद कितने साइकिल चले हुए हैं वो, उसके बाद फिर Na डायरेक्ट डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन से यहाँ पे मतलब डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज, कितने डायरेक्ट एटीपी मिले हुए हैं, और NADH और FADH से यहाँ पे लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे नेट एनर्जी। चलो ठीक है, इतना ही टेबल बनाओ, इतना। देखो, सबसे पहले पाथवे, तीन पाथवे बेसिकली कौन कौन से? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा ग्लाइकोलिसिस, सेकंड नंबर पे आ जाएगा इस पे, क्या देखे थे भाई, लिंक रिएक्शन, और थर्ड नंबर पे इस पे आ जाएगा क्रेब साइकिल। अब ध्यान देना, ग्लाइकोलिसिस यहां पे लिखो नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल चलता है, नंबर ऑफ साइकिल। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस कितने साइकिल चलता है? एक ही साइकिल चलता है। लिंक रिएक्शन 2 बार चलेगा, क्रेब साइकिल 2 बार चलेगा। ठीक है, क्लियर? अब कहां पे कितने कितने, अब यहां पे लिखना सबसे पहले में ये SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब डायरेक्ट एटीपी। क्लियर? और यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेटिव, यहां पे क्या बनेगा, NADH और FADH2, NADH और FADH2। अब कहां पे कौन कौन सा कितने कितने बार बना हुआ है ये तुमको दिमाग में लगाने हैं, ध्यान देना। ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों का बना हुआ था एक NADH, एक नहीं बेसिकली वो 2 था, क्योंकि हम लोगों ने एक साइकिल के लिए एक बनाया था, तो 2 साइकिल मतलब 2 बार आएगा ना भाई वो, फिर मल्टीप्लाई इंटू टू किए हुए थे। पीछे का पेज निकालो, मैं अभी डायग्राम सॉरी इमेज भी मैं लेकर के आया हुआ हूं, उसको दिखाऊंगा जो हम लोगों ने निकाला था। तो NADH2 जो है या NADH जो है, ये कौन से बीच में बना हुआ था? अरे जो ग्लिसरैल्डिहाइड जो हम लोगों ने बनाया था ना, क्लियर, ग्लिसरैल्डिहाइड से फिर हम लोगों ने 1,3 बिस फॉस्फेट लेकर के आए हुए थे, उनके बीच में तुम्हारा NADH2 बना हुआ था। एक काम करते मैं तुमको एक बार दिखा देता हूं, वेट। देखो, ये हम लोगों ने लेकर के आया था, मैंने ये स्टेप तुमको बताया हुआ था। ग्लिसरैल्डिहाइड से कहां गया भाई, ये ग्लिसरैल्डिहाइड से, ये है ना फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से जब ये 1,3 PGA बनाया हुआ था, तो यहाँ पे कितना NADH बना हुआ है, क्लियर। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 PGAL के लिखे हैं, यहां से DHAP भी टूटेगा तो फिर एक और NADH बनेगा, क्योंकि DHAP इसमें टूटेगा और फाइनली वो आगे जाने वाला। तो कितने NAD बनाया, NADH बना 2, कितने NADH 2, और इस प्रोसेस के आखिरी में तुम्हारा एक एटीपी बनता है, एक के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के कितना एटीपी बनेगा, 2 एटीपी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? पहले इसको फिलअप करें, लिखो
SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरस, डायरेक्ट एटीपी कितना बना 2, NADH कितना बना 2 मल्टीप्लाई बाई NADH, एटीपी कितना आएगा यहां से इज इक्वल टू एक NADH से 3 एटीपी, तो 2 NADH से तो कितना एटीपी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एटीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 एटीपी, 6 एटीपी ये 2 एटीपी ये हुआ कितना टोटल, यहां पे आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा ये 8 एटीपी, कहां से मिल गया ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस। नेक्स्ट लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन इसमें कोई सा भी तुम्हारा डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन नहीं हुआ था, देखो कहां भागे, हाँ यही है, देखो ये हम लोगों ने लिंक रिएक्शन देखा हुआ था, क्लियर। यहां पे ये देख लो पायरुवेट से जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा था, इस केस में दो CO2 बाहर निकला, कोएंजाइम ए का एडिशन हुआ और यहां पे तुम्हारा एक NAD से NADH बना हुआ है, क्लियर। क्योंकि ये एक पायरुवेट से बना है, कितने पायरुवेट होते हैं टोटल 2 पायरुवेट, तो 2 पायरुवेट टूटेंगे तो यहां पे कितना बन जाएगा 2 NADH। एक और काम करते हैं, ये हो गया, एक और भी मैं तुमको दिखा देता हूं फिर उसको डायरेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट ये है क्रेब्स साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल, यहां पे हम लोगों ने बाजू में ही लिख दिया था कितने NADH बना 3, कितने FADH2 बना 1, ATP कितना बना हुआ है 1, भाई GTP से ATP बनेगा ना फिर तो कितना हो जाएगा ये 1, तो ये हम लोगों ने एक पायरुवेट को घुमाया, हमारे पास कितने पायरुवेट हैं 2, तब के केस में NADH कितने बन जाएंगे 6, FADH2 2 और ATP 2, GTP ना लिखो भाई, GTP से ATP लिखे है ना कहीं पे, ये GTP से फिर ATP बना है तो फाइनली ATP हम लोग को कंसिडर करना है यहाँ, क्लियर। तो यहां से तुम्हारे ये सारे डेटा हम लोग लिखेंगे वहीं पे, चलो भाई ठीक। तो ये आ गया लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है तो ये आ जाएगा 0। NADH कितना बना हुआ था 2 इंटू NADH, इसका मतलब इससे कितने एनर्जी आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ATP, बोलने का मतलब कितना आ गया टोटल 6 ATP, क्लियर क्लियर। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, आगे क्रेब्स साइकिल 2 बार चलेगा, एक पायरुवेट तोड़ने के लिए एक साइकिल, दूसरा पायरुवेट तोड़ने के लिए दूसरा साइकिल। एटीपी यहां से कितना बन करके आया हुआ है टोटल एटीपी, डायरेक्ट एटीपी जो फॉर्म हुआ है, एक एटीपी बना हुआ था एक साइकिल में, तो 2 एटीपी बन जाएगा 2 साइकिल में, दो साइकिल में 2 एटीपी। आगे एक साइकिल के लिए एक 3 NADH, तो 2 साइकिल चले हुए तो कितना हो जाएगा यहाँ 6 इंटू NADH, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, मैं डायरेक्ट एनर्जी लिख रहा हूं, एक NADH से 3 तो 6 NADH से 18 ATP, क्लियर इतना। नेक्स्ट 2 FADH, भाई एक FADH2 लिखे थे, 2 साइकिल चलाओगे 2 FADH2, FADH2 एक FADH से 2 ATP, तो 2 FADH से कितना हो जाएगा ये, यहां से आ जाएगा ये 6 ATP, सॉरी 4 सॉरी, कितना आ जाएगा यहां से 4 ATP, 18 4 22, 22 और 2 24, टोटल कितने एटीपी हुआ यहाँ 24 ATP। अब काउंट करो 24 24 36, 30 और 8 38, मतलब कितना हो गया टोटल 38 ATP का एनर्जी फॉर्म हुआ है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 38, इतना नहीं है 36 38 होता है, ठीक है लिखेंगे अभी बताएंगे उसको भी, 38 ATP का। तो ये होता है भाई तुम्हारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कि पूरे एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हम लोगों ने कहां कहां पे क्या क्या किया,
डायरेक्ट एटीपी यहां से दो दो चार एटीपी मिले हुए थे, और एनएडीएच एफएडीएच2 इन सबको तोड़ ताड़ करके हम लोगों ने बाकी एटीपी बना लिया, और टोटल मिलकर के यहां से कितना आ गया 38 एटीपी। टेबल बनाओ, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट वहां पे लिख दिया 38 एटीपी का एनर्जी, बस खत्म। क्लियर? पूरा बनाओ डिटेल में, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के फेंकेगा जल्दी। हो गया क्या? हो गया होगा। बस एक कॉन्सेप्ट नया, और ये बुक में नहीं दिया है ना, मैं पहले ही बता रहा हूं, अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये बुक में नहीं दिया हुआ है, बट तुमको समझ लेना चाहिए। स्किप मारना चाहो तो स्किप कर सकते हो, बाकी मैं तो बताऊंगा भाई, क्योंकि मैं बोल चुका हूं, 3-4 बार बोल चुका हूं, 36-38 एटीपी का एनर्जी बनता है। अब ध्यान दो, हमारे पास ये अलग से लिख लेना, नोट करके अलग से लिख लेना, टोटल एटीपी फॉर्म इज इक्वल्स टू या तो 38 होगा या फिर 36 होगा। क्लियर? 38 और 36 डिपेंड करता है तुम्हारे शटल कौन सा यूज किया गया है। इसमें लिख लेना डिपेंड्स ऑन शटल यूज्ड। क्या होता है अभी समझा रहे, लिखो डिपेंड्स ऑन शटल यूज्ड। शटल का मतलब समझते हो क्या? शटल किसको बोलते हैं जानते हो भाई? कैरियर। कैरियर मतलब कि लेकर के जाने वाला। स्पेस शटल होता है, स्पेस शटल क्या करता है? स्पेस में जाने वाले लोगों को लेकर के जाता है, तो वैसे ही ये शटल है, सिंपल। कैसे इसको दिमाग में बिठाना, ध्यान देना। ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, ये तुम्हारे बाहर में साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ था, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में वहां पे तुम्हारा एनएडीएच बना हुआ था। क्लियर? अब इस एनएडीएच को तुमको ट्रांसपोर्ट करवाना है कहां पे? अंदर में। तो यहां से वहां लेकर के जाने के लिए बेसिकली दो टाइप के शटल होते हैं, शटल यूज। शटल कौन कितने टाइप से हो जाएंगे? दो टाइप से। एक शटल को हम लोग बोलते हैं मैलेट, लिखो मैलेट एस्पार्टेड शटल, मैलेट एस्पार्टेड शटल। क्लियर? और एक होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ध्यान देना, अगर शटल तुम्हारा मैलेट एस्पार्टेड का यूज हुआ है, तो जब ये एनएडीएच को अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर लेकर के जाएगा, तो ये एनएडीएच का एनएडीएच ही बनाएगा। क्लियर? वहीं अगर एनएडीएच को कैरी करने वाला तुम्हारा या फिर शटल जो यूज किया गया है वो अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल यूज किया जाएगा, तो ये क्या करता है, यहां से एनएडीएच को तो उठाएगा, लेकिन अंदर जब लेकर के जाता है तो ये एफएडीएच2 बना लेता है। जाहिर सी बात है, एनएडीएच का एनर्जी मतलब एटीपी ज्यादा। क्लियर? तो अगर एनएडीएच ही बना रहेगा तो तुम्हारा कितना एटीपी बनेगा? टोटल 38 एटीपी का। लेकिन अगर यहां से एनएडीएच को लेकर के एफएडीएच2 बना दिया, तो एफएडीएच में तुम्हारा 2 एटीपी का एनर्जी कम हो जाएगा। सीधी सी बात भाई, एक एनएडीएच जा रहा है तो ठीक है, यहां से तुम्हारे एनर्जी आ जाएगी, तो 2 एफएडी सॉरी एक एनएडीएच गया, एक एनएडीएच गया तो 3 एटीपी का एनर्जी, तो 2 एनएडीएच जाएंगे भाई, हम लोग को यहां से यहां 2 लेकर के आना होता है ना। क्लियर? तो यहां से जब ये एनएडीएच आएगा तो 2 आएंगे, अगर उसको एफएडीएच2 में कन्वर्ट कर दिया तो बोलने का मतलब एनर्जी का वैल्यू यहां से कम हो जाएगा। एक काम करो, इसको पहले लिखो तो ऐसे बाजू में, यहीं पे लिखो, यहीं मैलेट एस्पार्टेट क्या करता है, एनएडीएच कहां से? साइटोप्लाज्म से इसको पहुंचाएगा कहां? एनएडीएच ही बनाएगा। कहां पे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल अगर यूज किया जाएगा तो ये एनएडीएच को कन्वर्ट कर देगा किसमें? एफएडीएच2 में। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में है, और ये कहां पे चला जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? क्लियर? तो अगर तुम्हारा शटल ये यूज होगा तो कितना एटीपी बनेगा? टोटल 38 एटीपी। और अगर शटल ये यूज हुआ है तब के केस में यहां से टोटल कितना बनेगा? 36 एटीपी।
आ गया होगा समझ में। तो इसी वजह से 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है और 36 एटीपी का भी फॉर्मेशन हो सकता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से या तो 36 या 38 बनेंगे। 36 कब बनेगा? जब तुम्हारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल यूज किया गया है अंदर से बाहर NADH को लेकर के जाने के लिए। और अगर तुम्हारा मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज किया जाएगा तो वो NADH को NADH ही बना करके रखेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे एनर्जी फॉर्मेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो तुम्हारा 38 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आगे इतना समझ में? जल्दी से इसको लिखो। एक छोटा सा टॉपिक आज और निपटाएंगे और फिर बाकी कंटेंट करेंगे कल। अभी हम लोग देख लेंगे एक टॉपिक एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। ये डायग्राम में ये लिख लेना ना, यहाँ पे ये कौन सा यूज हुआ है? मैलेट एस्पार्टेट, मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो ये NADH को NADH में ही बनाया है और यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, शॉर्ट में मैं लिखा हुआ हूं, लिख लेना G3P या 3GP, वही है। क्लियर? तो ये हो जाएगा क्या बोलना चाहिए? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। तब ये बनाएगा NADH को FADH2। डन, गुड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एनर्जी एफिशिएंसी। ध्यान देना, एनर्जी एफिशिएंसी बोलने का मतलब एक ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमारे बॉडी को वो कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, या प्लांट बॉडी का हम लोग बात करें तो उसको भी कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये हम लोग को देखना है। क्लियर? एक्चुअली में उसके पास जितना एनर्जी होगा, एक ग्लूकोज के पास एक्चुअली में जितना एनर्जी होता है वो सारा का सारा एनर्जी हमको प्रोवाइड नहीं करेगा, उसका कुछ परसेंटेज हम लोग को प्रोवाइड करने वाला होगा आफ्टर ब्रेकडाउन। क्लियर? तो उसी को हम लोग बोलेंगे भाई एनर्जी एफिशिएंसी, की एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से हमारे बॉडी को एक्चुअली में कितना एनर्जी मिलता है और एक्चुअली में ग्लूकोज के पास कितने एनर्जी होते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं एनर्जी एफिशिएंसी में लिखो यहां पे एनर्जी इन 1 ATP। एक एटीपी में जो एनर्जी आएगा, एक तो इसको लिख लो, कितना हो जाएगा? 8.1 किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर? या फिर ये तुम्हारा आ जाएगा 34 किलो जूल पर मोल। दोनों वैल्यूज रट्टा मारो। क्लियर? 8.1 किलो कैलोरी पर मोल, और अगर जूल में निकालोगे तो 34 किलो जूल पर मोल। आगे इतना समझ में? अब ध्यान दो, एनर्जी इन 1 ग्लूकोज, एनर्जी इन 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के में कितना एनर्जी होता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है भाई, जो भी है उसको रट्टा मारो सीधा। एक ग्लूकोज में एनर्जी कितना होता है? अगर किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से देखेंगे तो मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ था, ये कितना हो जाएगा? 686 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक? और अगर इसी को हम लोग लिखेंगे किलो जूल पर मोल में, तो किलो जूल पर मोल में हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी अभी तुमको बताया था, मैंने कितना लिखा था? -2900। मतलब एक ग्लूकोज से कितना? 2009। लिखो मत, रुको, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, हम यहाँ पे एक्यूरेट लिखेंगे। एक्यूरेट वैल्यू इसका होता है 2870 किलो जूल पर मोल। तो 2870 में से 30 जूल और बढ़ा दोगे तो 2900 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री में उसको 2900 लेकर के पढ़े हुए थे। कितना एक्चुअली में? 2870। आ गया होगा इतना समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट एफिशिएंसी। एक काम करो, हमारे बॉडी में टोटल कितना एटीपी बना हुआ है? 38 एटीपी। एनर्जी इन 38 एटीपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.1 इंटू 38 किलो कैलोरी पर मोल। उधर का लिख लेना, 34 इंटू 38। ये क्लियर हो गया होगा? ये क्लियर हो गया होगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना भाई। एक काम करता हूं, उसको कर लेना, वो थोड़ा सा 2-2 डिजिट है, उसको कर लेना आराम से, वैल्यू उतना ही आएगा। मैं इसको कर दे रहा हूं, ये तुम्हारा
मे भी 360.8 आए, मे भी, मैं कंफर्म नहीं हूं, फिर भी कर लेना घर से। किलो कैलोरी पर मोल। अब ध्यान देना, मैं इसी के बेसिस पे एनर्जी एफिशिएंसी निकाल रहा हूं, उसका भी उतना ही आएगा, उतना ही आएगा भाई। न्यूमेरिकल वैल्यू इसी बस चेंज हुए हैं, बाकी आंसर उतना ही आएगा। देखो ध्यान से, इसको निकाल रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू कितना एनर्जी हम लोग को मिलता है माइनस, सॉरी डिवाइड बाई टोटल कितना एनर्जी पॉसिबल है और मल्टीप्लाई बाई 100। क्या हो जाएगा यहां से, ऑब्टेन्ड एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड एनर्जी कितना है यहां पे 307.8 डिवाइड बाय टोटल एनर्जी कितना है ग्लूकोज में 686 और मल्टीप्लाई बाय 100। अप्रोक्सीमेट ये तुम्हारा आएगा वैल्यू 45% का। मतलब ये है कि एक ग्लूकोज के पास जितना एनर्जी है उसका हमारे बॉडी को जब उसका ब्रेकडाउन किया जाता है तो मात्र 45% मिलता है, आधे से भी कम। क्लियर। अब जब किलोजूल पर मोल में लिखोगे तो ऊपर में वही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर में लिख लेना और नीचे में कितना आ जाएगा 2870 मल्टीप्लाई बाय 100, उसका भी वैल्यू कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 45%। ठीक है, तो ये है एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब हमारे बॉडी या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ब्रेकडाउन होता है तो इतने अमाउंट में या इतने परसेंटेज में वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। क्लियर क्लियर। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज कितना होगा इन एन ऑर्गेनिज्म 45%। ठीक है, एफिशिएंसी को परसेंटेज के हिसाब से दिखाते हैं। क्लियर क्लियर। चलो भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के डिटेलिंग। इतने में से आज के क्लास के लिए सारे लगभग इतना ही करते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं करें, क्योंकि इसके बाद मेरे को तुमको बताना है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो सारे के सारे फिर चेन रिएक्शंस हैं। आज तो इतने चेन प्रोसेसेस देखिए, कहां कहां पे क्या क्या ब्लंडर किया हुआ है वो सब देख लिए। क्लियर। अब कल वाले क्लास में, क्योंकि एक क्लास और किसी भी हाल में ये खिंचाएगा, एक क्लास किसी भी हाल में और खिंचाएगा, तो हम लोग बर्डन क्यों बढ़ाएं, एक क्लास तो जाना ही है, आराम से कल कर लेंगे कंप्लीट उसको। ठीक है, आज तक के लिए इतने ही लिखो और इतना ही बस तुम्हारे काम के लिए था भाई। हर एक पार्ट्स को मैंने डिटेल में लिख दिया, तुम्हारे लिए डिटेल में लिखवा दिए। अब तुम्हारा काम है बीच बीच में रिवीजन करते रहो ताकि एलिमेंट्स जो है वो तुम्हारे भेजे से ना उतरे। देख रहे हो, एक भी टर्म या फिर वर्ड या फिर लाइन या फिर स्टेटमेंट तुम्हारे बुक में छूट ही नहीं रहा जिसको कि हम लोगों ने कवर ना किया। ठीक है, ऊपर से जहां जहां पे जो जो मिस्टेक्स है मैंने उसको भी क्लियर करवा दिया तुमको। तो इस बेसिस पे अच्छे से एलिमेंट्स को दिमाग में बिठाते हुए चीजों को कंप्लीट करो। हो सकता है कहीं पे इससे ज्यादा एलिमेंट्स कुछ बता दिया जाए, लेकिन टेंशन ना लेना, अगर इससे ज्यादा एलिमेंट्स कहीं पे बताएंगे भी तो भी वो हमारा आगे के आने वाले टॉपिक्स में कवर होने वाले होंगे, इसीलिए मैंने उसको छोड़ा हुआ रहेगा। या तो वो तुम्हारे किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला होगा, इसीलिए मैंने छोड़ा हुआ रहेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ छोड़ने का बात है ही नहीं। क्लियर। क्योंकि बाकी दूसरे सोर्सेस से भाई तुमको जितना नॉलेज मिल रहा होगा, खास करके बायो को लेकर के, यहां से भी तुमको उतना ही या उससे ज्यादा ही मिलेंगे, उससे कम तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। इवन केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बात इतना है कि केमिस्ट्री फिजिक्स में हम लोग का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ा सा कम हो जाता है बस। ठीक है, क्लियर। चलो, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे कल। छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, इसको हम लोग एक साथ निपटा देंगे। मुश्किल से कल आधे घंटे 45 मिनट, जैसे आज 50 मिनट में हो चुका है, कल भी वैसे ही 45-50 मिनट में तुम्हारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर ये चैप्टर भी होगा तुम्हारा कंप्लीट। मंडे वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं पहले से तुमको उस चैप्टर के लिए वार्निंग दे दूं, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनिक अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। मोस्टली ऐसे मान करके चलो कि पूरे चैप्टर के अप्रोक्सीमेट 70 से 80% कंटेंट जो रहेंगे वो तुमको रट्टा मारना है पूरा। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना भी इत्मीनान रखो, अगर वहां के तुम सारे कंटेंट्स को अगर दिमाग में बिठा लेते हो, तो आगे आने वाले जो टॉपिक्स रहेंगे वहां के बहुत सारे कंटेंट्स तुम्हारे ऐसे ही समझ में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, भले मैं धीरे से क्लास लूंगा बायोमोलिक्यूल्स का, लेकिन क्लास में ही पूरे के पूरे एलिमेंट्स तुमको याद हो जाने चाहिए। ठीक, क्योंकि यही बायोमोलिक्यूल्स तुमको 3 बार रिपीट करने, 3 बार। मतलब एक तो अभी 11th में पढ़े, 12th में बायो में भी है और केमिस्ट्री में भी है।
क्लियर। केमिस्ट्री में तो फोटोकॉपी मारा हुआ है, यहाँ का बायोमोलिक्यूल्स वहां पे, और बायोलॉजी में जो है बायोमोलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस का चैप्टर के नाम से है, वो थोड़ा सा आगे पीछे करके डिफरेंस तुमको देखने के लिए मिलेगा, बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो यही चैप्टर तुमको 3 बार पढ़ने हैं, कभी 11th में और 2 बार 12th में। तो ध्यान से चैप्टर को रट्टा मार लेना मेरे साथ साथ, तो तुम्हारे आगे आने वाले 2 चैप्टर्स भी यहीं पे खत्म हो गए 12th के। क्लियर क्लियर, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, आगे कंटिन्यू करेंगे अब हम लोग कल।